हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लेंगे। अपना बुद्धि टॉपिक चल रहा था साइकोलॉजी में। बुद्धि की आज आई थिंक ये आज सेकंड लास्ट क्लास है बुद्धि की। इसके बाद अपना बुद्धि का लगभग आज अपना 80% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर कल अपन नेक्स्ट बुद्धि का अंतिम पार्ट कंप्लीट कर देंगे। ओके। हमने बुद्धि के पिछले सिद्धांत में हमने जो बुद्धि के सिद्धांत चल रहे थे, वो बुद्धि के सिद्धांतों में हमने लास्ट पढ़ा था जो बहुबुद्धि सिद्धांत है। किसका? गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। उस सिद्धांत के बारे में अपन ने पूरी बात कर ली थी। आज अपने को करना है संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत के बारे में। तो 11 नंबर अपन आई थिंक 11 नंबर सिद्धांत है। तो 11 नंबर सिद्धांत अपना है संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत। पीटर सेलोवे और जॉन मेयर का है। तो हेडिंग लगा लीजिए संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत। ओके, चलिए करते हैं शुरू संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत को। ध्यान से देखिए, संवेग क्या होते हैं? सबसे पहले तो बताइए संवेग क्या होते हैं। संवेग होते हैं कि मतलब जैसे इंसान का हंसना, रोना, ये सब क्या इसके संवेग हैं जिनको केवल महसूस कर सकते हैं, वो संवेग होते हैं इंसान के। ओके, वो क्या होते हैं? वो संवेग होते हैं जिनको केवल महसूस किया जा सकता है। ओके, तो देखिए अब संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत दिया किसने? संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत दिया पीटर सेलोवे। कौन कौन थे? एक तो था पीटर सेलोवे, ओके, और दूसरा था जॉन मेयर। कौन कौन थे? एक तो पीटर सेलोवे और दूसरा जॉन मेयर। इन्होंने तो कब दिया इसका प्रतिपादन किया? इन्होंने कब किया? इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने इसका प्रतिपादन किया 1970 में। पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने किसका प्रतिपादन किया? संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट बात है गोलमैन की। डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन ने क्या किया? डेनियल गोलमैन ने इस अपनी एक बुक थी, एक मिनट है, डेनियल गोलमैन। कौन, किसकी बात करें अपन? इसी सिद्धांत में एक आता है डेनियल गोलमैन। ओके, डेनियल गोलमैन की एक बुक थी। कौन सी बुक थी? उसका नाम मेरे को आप बताओगे, क्योंकि उस बुक का नाम मेरे को मैंने आपको पहले बता दिया था। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उस बुक का बताया था। डेनियल गोलमैन ने इस अपनी उस बुक में 1998 में इस सिद्धांत के बारे में दोबारा बताया। ठीक है ना? तो संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने किया 1970 में। ठीक है, लेकिन इसके बारे में आगे किसने बताया? आगे इसके बारे में बताया गोलमैन ने बताया 1998 ईस्वी में बताया था। और डेनियल गोलमैन की बुक का नाम मेरे को आप कमेंट सेक्शन में अभी बता दो। ओके, क्योंकि मेरी बताई हुई है बुक आपको डेनियल गोलमैन की। बताओ, चलो हेडिंग देता हूँ, आई। बताइए, ये लो, नहीं दूंगा। आई से शुरू होती है बुक, ये और बता देता हूँ। चलिए ध्यान से देखिए। अब इस सिद्धांत के बारे में अपन गौर से इसको देखते हैं। ध्यान से देखिए सिद्धांत को। ओके, किसके बारे में बात करते हैं अपन? पीटर सेलोवे। किसके बारे में बात करें अपन? पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने इस सिद्धांत का क्या प्रतिपादन किया? पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और गोलमैन ने इसको 1998 में इसको बारे में बताया। और गोलमैन की बुक कौन सी थी? इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। बताया था ना, बुद्धि लब्धि बुद्धि से महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण क्यों? याद नहीं है क्या? बिल्कुल याद है। तो वो कौन सी बुक थी? वो इमोशनल इंटेलिजेंस बुक थी। कौन सी बुक थी? इमोशनल इंटेलिजेंस बुक थी। किसकी थी वो? डेनियल गोलमैन की थी। किसकी थी वो बुक? डेनियल गोलमैन की थी। ओके, अब एक डेफिनेशन लिखिए पीटर सेलोवे और जॉन मेयर की, एक परिभाषा लिखिए इस बुद्धि के बारे में। पीटर सेलोवे और जॉन मेयर हेडिंग आगे, अब इसके बारे में एक डेफिनेशन लिखिए। पीटर सेलोवे एंड जॉन मेयर। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य उस योग्यता से है जो अपने तथा दूसरों के संवेगों से अवगत होने तथा उनमें विभेदीकरण करने तथा फिर इस प्रकार उपलब्ध जानकारी को अपनी सोच और कार्य प्रणाली को सही दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है। इतने लंबे डेफिनेशन है, लिख लीजिए आराम से। हम इस डेफिनेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य क्या है कि ऐसी योग्यता
जो खुद के, अपने तथा दूसरे संवेगों, एक अकेले इंसान के खुद के संवेग नहीं, अपने संवेग प्लस किसी दूसरे के संवेग, दोनों के संवेगों से अवगत होने, यानी खुद के संवेगों से तो अवगत करवाएगा, उसके अलावा संवेगात्मक बुद्धि आपको दूसरे के सिद्धांत, जो दूसरे के संवेग हैं उनसे भी अवगत करवाएगा, उनमें विभेद करने कि आपके संवेग कैसे हैं, उसके संवेग कैसे हैं, दोनों में विभेद या फिर दोनों में अंतर करने में, उसके अलावा विभेद करने के अलावा फिर इस प्रकार उपलब्ध जानकारी को, फिर जो आपको विभेद करने से, उनके समझने से जो आपको जानकारी प्राप्त हुई, उसको अपनी सोच और कार्य प्रणाली को, उस जानकारी में अपनी सोच और कार्य प्रणाली को सही दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है। कौन सी बुद्धि? संवेगात्मक बुद्धि। समझ में आया कुछ? यानी कि देखो, संवेगात्मक बुद्धि का काम क्या होता है कि आप किसी के खुद के संवेग और अपने संवेग दोनों, खुद के संवेग और किसी दूसरे के संवेगों को आप स्टडी करो, ओके। फिर दोनों में डिफरेंस करो कि किसका संवेग कैसा है, किसका संवेग कैसा है। फिर उसके बाद आपको जो उनमें अंतर प्राप्त होता है, जो आपको रिजल्ट प्राप्त होता है, उस रिजल्ट के बेसिस पे आप क्या करो, अपनी कार्य प्रणाली को एक अलग दिशा प्रदान करो। ये बात किसने कर दी? ये बात कर दी जॉन मेयर और पीटर सेलोवे ने बात कर दी। आई थिंक इतनी देर में आपने डेफिनेशन लिख ली होगी। अब हम चलते हैं आगे। ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं इसी सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी बातें और करने के लिए। अब गोलमैन की एक बात करते हैं। किसकी? गोलमैन की बात करते हैं। ये बात ध्यान से देखिए, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ सिद्धांत। नहीं बताया, चलो आगे चलते हैं। गोलमैन क्या करते हैं? गोलमैन ने क्या कहा है, देखो ध्यान समझिए गोलमैन की, कि यह वह क्षमता है। गोलमैन की परिभाषा क्या है? देखो डेफिनेशन, देखो याद तो एक आधे की रखनी होती है परिभाषाएं, लेकिन इन परिभाषाओं को समझना जरूरी होता है, क्योंकि इन परिभाषाओं के माध्यम से आपको पूरी बात, जो भी आपको बात कवि क्या कहना चाहता है, वो आपको पूरी बात समझ में आ जाती है। ओके, हाँ जी। और एक बात और बताएं, आज आपकी रश्मि मैम की भी क्लास आएगी। इस क्लास के जस्ट बाद, ये क्लास आपकी अप्रोक्सीमेट 9 बजे तक चलेगी, और इस क्लास के जस्ट बाद 15 मिनट बाद आपकी 9:15 से आपकी रश्मि मैम की क्लास आएगी। ओके, तो उसमें भी लाइव आना ना भूलें, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है ना। और वो कहते हैं ना, आपके रेस्पॉन्स से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो यह वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति दूसरों और स्वयं के भावों को पहचानता है। किसके? दूसरों के और स्वयं के भावों को पहचानता है, अपने आप को अभिप्रेरित करता है, एवं अपने संवेगों को प्रबंधित करता है, अपने संबंधों में संवेगों क्या करता है? प्रबंधित करता है। कौन पल्ले पड़ी? देखो ध्यान से समझो, क्या डेफिनेशन दी कि वही बात सेम, वही जो पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने जो बात की ना, इसने इस बात का केवल अपने सेंटेंस में कहा। इसको क्या कहा कि यह वह क्षमता है, ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं के और दूसरों के संवेगों, यही बात उसने की थी कि जो स्वयं के और दूसरों के संवेगों को, खुद के भावों को पहचानता है और दूसरों के भावों को पहचानता है। उसके बाद अपने आप को अभिप्रेरित करता है कि मेरे भाव में कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पे मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, कहाँ पे कुछ हो रहा है। उसके बारे में क्या करता है? उसके बारे में स्वयं को अभिप्रेरित करता है। क्या करता है? मोटिवेट करता है, अभिप्रेरित करता है। और अपने संबंधों में और खुद के संवेगों, अपने संबंधों को अब अपने संवेगों क्या करता है? प्रबंधित, मतलब मैनेज करता है, प्रबंधित करता है। प्रबंधन जानते हो? मैनेजमेंट। तो उन्हें क्या करता है? प्रबंधित करता है, फिर मैनेज करता है उन चीज़ों को। ओके, ये बात किसने की थी? डेनियल गोलमैन ने की थी। आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। जहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि की बात आ जाए, वहाँ पे डेनियल गोलमैन चिपकाना, डेनियल गोलमैन ऑप्शन में नहीं हो तो पीटर सेलोवे और जॉन मेयर चिपकाना। और यदि सिद्धांत की बात की तो प्रतिपादन किसने किया? पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने। आगे किसने बढ़ाया? डेनियल गोलमैन ने। आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, समस्या नहीं है। तो आगे चलते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं कि 4 भागों में, ये आप इतना लिख लीजिए, सिर्फ आपको इतना लिखना है कि गोलमैन ने सांवेगिक क्षमताओं को 4 भागों में बांटा। बाकी आपको कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना है, जितना मैं कह रहा हूँ उतना लिखिए। गोलमैन ने सांवेगिक क्षमताओं को 4 भागों में बांटा। ओके, अब 4 भागों में बांट दिया। एल्यो, अरे एल्यो, अब मैं कौन लिखाऊँ? चलिए ध्यान से समझिए, पहले इसको हम मिटा देते हैं, इसको बाद में मिटाएंगे, इसको यहाँ बात करते हैं। गौर से देखिएगा इस चीज़ को।
डेनियल कोलमैन ने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। एक नंबर लिखिए, कौन सा? एक नंबर लिखिए आप, आत्म अवगतता। आत्म अवगतता। कैसी अवगतता? आत्म अवगतता। आत्म अवगतता यानी सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस, अब जो भी स्पेलिंग होती है मेरे को नहीं आती अंग्रेजी, क्या होता है कि देखो आत्म मतलब खुद के बारे में जानकर, खुद के बारे में अवेयरनेस होना कि कहाँ मैं गलत हूँ, खुद की कमी, अपनी कमी, खुद की कमी क्या है और खुद की खूबी क्या है, इनको पहचानना। इनको खुद की कमी और खुद की खूबी की पहचान करना क्या होता है? आत्म अवगतता। यानी जहाँ पर स्वयं के बारे में अवगत होगा इंसान, किसके बारे में? खुद के बारे में जहाँ पर इंसान अवगत होगा, वो कौन सी अवगतता होगी? आत्म अवगतता। यानी खुद की कमी पहचानना और दूसरों की कमी, मतलब खुद की कमी पहचानना और खुद की खूबियाँ पहचानना कि ये मेरी कमी है और ये मेरी खूबी है, उनको पहचानना किस में आता है? आत्म अवगतता में आता है। आई थिंक आत्म अवगतता में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी दिक्कत नहीं है ना? आत्म अवगतता समझ में आ गया? आत्म अवगतता समझ में आ गया है तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। अगली कौन सी? 2 नंबर लिखो इसमें, आत्म प्रबंधन। आत्म खुद के बारे में जान लिया, अब खुद को क्या करेगा? मैनेज करेगा। तो 2 नंबर लिखिए, आत्म प्रबंधन। आत्म प्रबंधन मीन्स सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन। खुद को, पहले खुद को जाना, अब खुद को मैनेज करेगा। यानी जो अपनी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थित करेगा स्वयं को। स्वयं को परिस्थिति के अनुसार, कि उसकी कैसी परिस्थिति है, कैसी उसकी कंडीशन है, परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थित करेगा। किसके अनुसार? परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थित करेगा। कौन? आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट में क्या होता है कि खुद की जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार स्वयं को व्यवस्थित कौन करेगा? इस आत्म प्रबंधन के अंतर्गत करेगा। 2 बातें समझ में आ गई, आत्म अवगतता समझ में आ गई, आत्म प्रबंधन समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले पे। अगला क्या है अपना? नेक्स्ट 3 नंबर है सामाजिक चेतना। 3 नंबर कौन सा है? 3 नंबर लिखो, सामाजिक चेतना। पहले स्वयं को पहचाना, फिर स्वयं को मैनेज किया। अब किसके बारे में? अब समाज को जानेगा। किसके? जो समाज के बारे में जानना, समाज के बारे में जानना। किसके बारे में जानना? समाज के बारे में जानना। किसके बारे में जानना? समाज के बारे में जानना, कि समाज के बारे में अपनी जो क्या होती हैं, अपनी जो प्रकृति होती है, आसपास की प्रकृति के बारे में जानकारी लेना, वो किस में होता है? सामाजिक चेतन में। किस में आता है? सामाजिक चेतना। ओके, पहला कौन सा था? आत्म अवगतता, यानी खुद के बारे में जान लिया, फिर आत्म प्रबंधन, फिर सेल्फ को मैनेज कर लिया, फिर सामाजिक चेतना, फिर समाज के बारे में चेतना कर ली। अब समाज को भी तो मैनेज करना जरूरी है। तो 4 नंबर कौन सा हो गया? 4 नंबर हो गया सामाजिक कौशल। 4 नंबर अंतिम कौन सा हो गया? सामाजिक कौशल। ओके, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। सोशल स्किल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस, और इसको बोलते हैं सोशल स्किल। सोशल स्किल्स यानी जो समाज से जो डील करता है, लोग क्या करते हैं? समाज से डील करता है, मतलब समाज को सुधारने का प्रयास करता है। जो अपने आसपास के लोग होते हैं उनके साथ एडजस्टमेंट करता है। क्या करता है? एडजस्टमेंट करता है। एडजस्ट हम बोलते हैं, लास्ट में मेंट बोलते हैं, एडजस्टमेंट होता है, ये मंट होता है, मेंट नहीं होता, ध्यान रखना। जिसके लास्ट में ये आ जाए ना MENT, वो मंट होता है ना कि मेंट। एडजस्टमेंट होता है ना कि एडजस्टमेंट। ओके, तो क्या क्या आत्म, पहला कौन सा? किसके अनुसार? पीटरसन, जो गोलमैन के अनुसार सांवेगिक क्षमताओं को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। पहला कौन सा? आत्म अवगतता। ओके, अब एक एक मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग समझते चलिए। आत्म अवगतता का मतलब क्या होता है? खुद को जानना। आत्म अवगतता का मतलब क्या होता है? खुद को जानना, और खुद को जान लिया तो इसका मतलब क्या हो गया? वो खुद के बारे में, अपनी पूरी मैनेजमेंट, अपनी खूबी क्या है, अपनी कमी क्या है, उसको जानना। दूसरा, फिर आत्म प्रबंधन, फिर स्वयं को मैनेज करना। स्वयं को मैनेज कर लिया, स्वयं को मैनेज करने के बाद फिर कौन सा होता है? फिर होती है सामाजिक चेतना, फिर समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगी, समाज के बारे में, समाज में कैसे कौन क्या कर रहा है वो उसके बारे में। और नेक्स्ट क्या करेगा? सामाजिक कौशल, फिर समाज के अंदर कैसे एडजस्ट करते हैं उस एडजस्टमेंट को सीखेगा। किसको सीखेगा? उस समाज के अंदर करने वाले एडजस्टमेंट को फिर सीखेगा।
आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ये बोर्ड यूँ होना चाहिए ना, थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये हो गया, आत्म प्रबंधन हो गया। चारों बातें समझ में आ गई ना डेनियल गोलमैन के बारे में। डेनियल गोलमैन के चारों पॉइंट समझ में आ गए तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए। फिर चलते हैं अपन आगे, नेक्स्ट अपने पॉइंट पे आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं गोलमैन की, बात करते हैं कि गोलमैन अब एक कौन सा सिद्धांत आता है इसी गोलमैन के बारे में, इसी सिद्धांत में बात आती है, इसी सिद्धांत में। तो नेक्स्ट क्या आता है कि गोलमैन ने अपने मॉडल को निष्पादन का सिद्धांत कहा है। किसने? गोलमैन ने। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। किसने कहा है? अपने जो ये मॉडल है ना, इस मॉडल को निष्पादन का सिद्धांत किसने कहा है? डेनियल गोलमैन ने। तो गोलमैन ने किसको कहा? जो अपने गोलमैन ने जो मॉडल दिया ना, मॉडल, उस मॉडल को क्या नाम दिया? निष्पादन का सिद्धांत, थियरी ऑफ परफॉर्मेंस। निष्पादन का सिद्धांत, किसका सिद्धांत? निष्पादन का सिद्धांत का। किसने बोला? डेनियल गोलमैन ने जो चार बातें बताई थी ना, इसको क्या नाम दिया है? अपनी जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को क्या नाम दिया? डेनियल गोलमैन ने निष्पादन का सिद्धांत दिया है। तो अगर पूछ ले कि निष्पादन का सिद्धांत किसका है, तो आंसर क्या आएगा? डेनियल गोलमैन ने मतलब निष्पादन। ओके, हम थोड़ा जलपान कर लेते हैं, आप इतने थोड़ा सा लिख लीजिए। अब बात करते हैं कि जो संवेगात्मक बुद्धि होती है, इस संवेगात्मक बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है? जो संवेगात्मक बुद्धि होती है ना, इस संवेगात्मक बुद्धि का मापन करना जरूरी ना। तो इस संवेगात्मक बुद्धि का मापन कैसे करते हैं, चलिए हम करवाते हैं। मापन करने के लिए 3 स्केल है आपके पास। कितने स्केल हैं? 3 स्केल हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला स्केल, पहला कौन सा है? मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। मेयर जो जॉन मेयर है ना, जॉन मेयर उसका मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। इससे शॉर्ट फॉर्म क्या बन गई? MEIS। MEIS, मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। 1 नंबर हो गया। इसके माध्यम से संवेगात्मक बुद्धि का मापन किया जाता है। अब ये मत पूछना कि संवेगात्मक बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है। भाई साहब, ये स्केल के अलग अलग इनके पैमाने स्टैंडर्ड होते हैं, उनके अकॉर्डिंग किया जाता है। मेरे को भी इतनी जानकारी इनके बारे में नहीं है। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्या है? और कोई नहीं पूछेगा, हमारे एक नटखट बच्चा है वही पूछेगा, और कोई नहीं पूछेगा, और किसी को कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस उसकी रहती है। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है मेयर सेलोवी। जॉन मेयर और पीटर सेलोवी, मेयर सेलोवी और कारूसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। मेयर सेलोवे और कारूसो नाम है, कारूसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, MESCEIT। मेयर सेलोवे कारूसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया 2 नंबर। 3 नंबर कौन सा? 3 नंबर है बार ऑन इमोशनल कांस्टेंट इन एंट्री। बार ऑन इमोशनल कांस्टेंट इन, जो होता है इन एंट्री, INENTORY, इन एंट्री, या इसको इन एंट्री बोलते हैं, EQI। ओके, बार ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कांस्टेंट इन एंट्री। ओके, ठीक है, बात समझ में आपको आ चुकी है। ये 3 क्या होते हैं? ये होते हैं संवेगात्मक बुद्धि के मापन के जो 3 परीक्षण होते हैं संवेगात्मक। इनके माध्यम से क्या करते हैं? इनके माध्यम से संवेगात्मक बुद्धि का मापन करते हैं। छोड़ो, हमें इनका कोई मतलब नहीं है, बस केवल यह नाम याद रखना। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन इस पर। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि का उचित विकास कैसे होता है। अब ये पॉइंट ध्यान समझना, मतलब समझना जरूरी है इनको। एग्जाम के लिए तो इतने मतलब काम के लिए, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि का विकास कैसे होता है वो तो अपने को समझना जरूरी है ना। तो ध्यान समझो, संवेगात्मक बुद्धि का उचित विकास कैसे होता है। ध्यान से एक ही पॉइंट, कि दूसरों के संवेगों और उनकी भावनाओं को धैर्यपूर्ण सुनना और समझा जाए। यानी कि कोई भी दूसरा होता है, दूसरे के संवेग होते हैं और उनकी जो भावनाएं होती हैं, किसी दूसरे इंसान के संवेग होते हैं और किसी दूसरे इंसान की जो भावनाएं होती हैं, उनको सही ढंग से सुना जाए और उनको समझा जाए। जैसे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी क्या करता है? दूसरे की समस्याओं को सुनता है। हालांकि कम ही सुनते हैं, कई की जो अच्छे इंसान होते हैं वो सुन लेते हैं, और बाकी तो
ऐसे करते हैं। तो जो प्रशासनिक अधिकारी है वो क्या करता है, दूसरों के संवेगों, दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझता है, सुनता है उनको, पहले सुनकर उनको समझता है। ओके, तो दूसरों के संवेगों और उनकी भावनाओं को धैर्यपूर्वक सुनना और समझना चाहिए। एक बात। नेक्स्ट, संवेगात्मक बुद्धि का दूसरा फैक्ट क्या है कि संवेगों का अनुचित दमन करना लाभदायक सिद्ध नहीं होता है। संवेगों का अनुचित दमन करना, अनुचित दमन करेंगे, यदि किसी ने संवेग उत्पन्न हुआ और उसका हमने दमन कर दिया तो वो उसके लिए लाभदायक नहीं होगा, बल्कि मानसिक शक्तियों के उचित उपयोग से उन पर वांछित लगाम लगाई जाए। संवेगों के लिए आपने रोकना है ना, किसी के मान लो संवेगों को अनुचित दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी मतलब वांछित जो शक्तियाँ होती हैं ना, वांछित मानसिक शक्तियों के माध्यम से उसके उचित उपयोग पर, उचित मतलब अपनी जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं अपने दिमाग का यूज़ करके और उस पर लगाम लगा सकते हैं। अब मान लो संवेग आता है, संवेग हर एक इंसान में जरूरी आएगा कि एक तो आप उसके संवेग को दबाई दो। मान लो छोटे बच्चे ने आपके पास आया और आपने उससे आपने मासूमियत से किसी क्वेश्चन को पूछा, एक बार पूछ लिया, 2 बार पूछ लिया, 3 बार, आपने चुपचाप बैठ जा, तो क्या हो जाएगा, वो बच्चा उसके संवेगों का दमन हो गया। बल्कि उसको प्यार से उसका आंसर बता दो, फिर बाद में उसको किसी अन्य बात के लगा दो, अन्य बात के उस बात को भूल जाएगा, दूसरी बात के ऊपर लग जाएगा, वो होता है। ठीक है ना। तो पहली बात क्या होती है कि संवेगों, उनकी भावनाओं को धैर्यपूर्वक सुनना और समझना चाहिए। दूसरी बात, संवेगों का अवांछित दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका मानसिक रूप से आसानी से उनको हैंडल करना चाहिए। ओके। और अंतिम बात क्या है कि संवेग चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक, वो व्यक्ति विशेष के लिए परिस्थिति अनुसार लाभकारी ही होते हैं। यदि आपके सकारात्मक संवेग आते हैं चाहे नकारात्मक संवेग, संवेग कैसा भी आता हो, लेकिन जो परिस्थिति है उसके अनुसार आपके लिए वो लाभदायक ही होता है। परिस्थिति के अनुकूल क्या होता है आपके लाभदायक, यानी जिस परिस्थिति, यानी सीधी सी बात क्या कहना चाहता है कि संवेग डिपेंड्स ऑन योर परिस्थिति। ओके। संवेग आपकी परिस्थिति पर डिपेंड करते हैं कि आपकी परिस्थिति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग यदि संवेग नकारात्मक है तो भी ठीक है, यदि सकारात्मक है तो भी ठीक है। तीनों बातें समझ में आ गई। संवेगात्मक बुद्धि का उचित विकास आपको समझ में आ गया कि संवेगों को इसका दमन नहीं करना चाहिए, उसकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनना और समझना चाहिए, और संवेग चाहे कैसा भी हो उसकी परिस्थिति पर डिपेंड करता है। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। अब एक अरस्तु की एक परिभाषा इंपॉर्टेंट, अरस्तु की परिभाषा के बारे में बात करने के बाद फिर अपने ये जो गोलमैन का ये सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। ओके। अरस्तु की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। आपने लिख लिया होगा, अगर लिख लिया तो थम्स अप कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं अरस्तु की इस परिभाषा के बारे में। ध्यान से समझिए अरस्तु की परिभाषा के बारे में। जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, जो मैंने इम्पोर्टेंट लगवाए ना, वो तो आपको ये मान लो रट लेने, चाहे आए चाहे नहीं आए, समझ में रट लेने, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है ना उनको आपको सिर्फ बस समझना है। इस सिद्धांत को केवल समझना है आपको। ध्यान समझो। अरस्तु की परिभाषा क्या है? अरस्तु क्या बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्रोध कर सकता है, यह बहुत आसान है। देखो मैं समझाता हूँ इस परिभाषा को, इसकी लिखी हुई लैंग्वेज में जाइए, मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिए इस बात को। इस बात को यहाँ समझते हैं क्योंकि ये बोर्ड अच्छा है ना। चलिए अब समझिए। हाँ जी, नाम तो देखना चाहिए। अब देखिए अरस्तु की परिभाषा। अरस्तु ने एक बात बोली, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पे गौर कीजिए, समझ लीजिए इस बात को कि कोई भी व्यक्ति साथ में लिखते चलिए, कोई भी व्यक्ति क्रोध कर सकता है। कोई भी व्यक्ति क्रोध कर सकता है। आप चाहो जिस पे क्रोध कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति क्रोध कर सकता है। ये आसान बात है। कैसी बात है? आसान बात है। आपको थोड़ा सा बात मैंने कह दी, थोड़ी सी बात कहते हैं आपको गुस्सा आ जाता है। ये आसान बात है, कोई भी व्यक्ति क्रोध कर सकता है, यह बहुत आसान है। ये क्या है? कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है। परंतु, लेकिन, अंतु, पिंतु, परंतु, बंधु सामान्य वो आती है। परंतु सही व्यक्ति के साथ, किसके साथ? सही व्यक्ति के साथ। ओके, सही व्यक्ति के साथ, सही समय पर, सही व्यक्ति के साथ, सही समय पर, सही व्यक्ति के साथ और सही समय पर, सही प्रयोजन। कैसा प्रयोजन? सही प्रयोजन, सही प्रयोजन। सही व्यक्ति के साथ सही समय पर सही प्रयोजन हेतु, सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से, कैसे ढंग से? सही ढंग से क्रोध करना, सही ढंग से क्रोध करना
आसान नहीं है, कि सही व्यक्ति पर सही प्रयोजन से सही ढंग से क्रोध करना क्या है, आसान बात नहीं है। बात समझ आ गई आपको? सारों की सेटिंग बिगाड़ दी। हाँ जी, ये बिल्कुल फिट है, अब बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। यहाँ पर लिखा था ना, ये देखिए किसकी बात कर रहे हैं, अरस्तु की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अरस्तु की बात कर रहे हैं। और अरस्तु ने क्या कहा था कि मतलब क्रोध करना तो आसान है, क्रोध करते हो आप, कर सकते हो, किसी पे भी कर सकते हो, क्रोध करना आसान है, परंतु क्रोध करना तो आसान है, परंतु क्रोध आप किस पर कर रहे हो, सही व्यक्ति पर। किस पर है, सही व्यक्ति पर सही ढंग से। क्रोध क्या होता है, क्रोध करना आसान बात होती है, लेकिन सही व्यक्ति पर सही ढंग से सही मात्रा में किया गया क्रोध क्या होता है, वही आपके लिए मायने रखता है। किसके लिए, वही आपके लिए मायने रखता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं है, तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए। सेटिंग में दिक्कत हो गई है यार, मतलब प्रॉब्लम मेरे को दिख रहा है, आपको दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट अपना इसी की बात आते हैं कि अगला सिद्धांत की बात करते हैं। कौन सी, थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत। किसके, थॉमसन के प्रतिदर्श सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। डेनियल गोलमैन वाला ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया। इस सिद्धांत में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस सिद्धांत में यदि कोई आपको दिक्कत नहीं है तो अब अपन आगे चलते हैं। और ये जो बात करें ना, मैं तीन पॉइंट उस संवेगात्मक बुद्धि का उचित विकास की बात कर रहे थे अपन। संवेगात्मक बुद्धि के उचित विकास में 3 बातें अपन ने कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट बात क्या है, एक बात उसमें और दो एक बातें और लिख लीजिए, हेडिंग बाद में लगाइएगा। हाँ जी, चलिए, पूरा 100% पे नहीं है। चलिए अब देखिए, अब उसकी 2 बातें और लिख लीजिए। संवेगात्मक बुद्धि की अपन बात कर रहे थे, और संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत के बारे में अपन उसके विकास की बात कर रहे थे। विकास के अपन ने 3 पॉइंट लिखे, फिर अपन ने अरस्तु की डेफिनेशन लिखी। अब चौथा पॉइंट देखिए उसमें। चौथा क्या है कि बच्चों को प्रारंभ से ही अपनी भावनाओं को, किससे, प्रारंभ से ही अपनी भावना, किसकी भावना, अपनी भावना को व संवेगों को, अपनी भावनाओं को व संवेगों के ऊपर नियंत्रण रखने का, क्या रखने का, नियंत्रण रखने का क्या देना चाहिए उनको, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको अपनी भावनाओं, जो अपनी भावनाएं होती हैं और अपने जो संवेग होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखने का, कि बच्चों को शुरुआत से ही, अब देखो शुरुआत में तो हमने बच्चों को फ्री छोड़ दिया कि आपके मन में वो करो, तो बच्चों को कहते हैं ना गाली बकते हैं, तो बोले गाली बकने वाले बुरे होते हैं, बोले हाँ गाली बकती है वो, ऐसे वो वाली बात है ना। समझ गए, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं। यानी बच्चों क्या करते हैं, तो प्रारंभिक जो अपनी जो भावनाएं होती हैं और संवेग होते हैं ना, प्रारंभ में उनको अपनी भावना और अपने संवेगों का नियंत्रण सिखाना चाहिए उनको। क्या सिखाना चाहिए कि उनको नियंत्रण, कि आप अपनी भावनाओं को, आप अपने संवेगों को नियंत्रित कैसे करोगे, इसके बारे में कब सिखाना चाहिए उनको, शुरुआत में ही सिखाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसी में एक बात और करते हैं। किसकी बात है, अंतिम 5वां पॉइंट क्या है उसका, अंतिम 5वां पॉइंट ये है कि बालकों को दूसरे के साथ वैचारिक आदान प्रदान करने और आपसी संबंध बनाने हेतु उचित सामाजिक कौशलों का विकास किया जाना चाहिए। किसके साथ लिखिए, बालकों को, किसको, बालकों को दूसरों के साथ, किसी दूसरों के साथ वैचारिक संबंध, कैसे संबंध, वैचारिक आदान प्रदान करने, किसके, अपने वैचारिक आदान प्रदान करने तथा आपसी संबंध बनाने, वैचारिक आदान प्रदान करने तथा आपसी संबंध बनाने हेतु, कैसे बनाने हेतु, आपसी संबंध बनाने हेतु उचित सामाजिक कौशल, कैसे कौशल, उचित सामाजिक कौशल, कैसे कौशल, उचित सामाजिक कौशल का क्या करना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए। यानी बालकों, एक पहले क्या था, ये तो आप लिख लीजिए कि बालकों को दूसरों के वैचारिक आदान प्रदान, आपसी संबंध बनाने हेतु उचित सामाजिक कौशलों का क्या करना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए।
पहला क्या था? पहला था कि प्रारंभ में जो अपनी भावना होती है और संवेग होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखने का और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। किनके ऊपर? जो अपनी प्रारंभिक भावनाएं होती हैं, जो प्रारंभिक संवेग होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण देना चाहिए। और दूसरा, जो बालक होते हैं उनके दूसरों के साथ अपने जो वैचारिक आदान प्रदान होते हैं और आपसी संबंध होते हैं उनको बनाने हेतु क्या करना चाहिए? उचित सामाजिक कौशलों का विकास किया जाना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी आपको? इतना यदि समझ में आ गया तो आप थम्स अप कर दीजिए। फिर हेडिंग लगा लीजिए आप दूसरी, 12 नंबर अपना सिद्धांत कि थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत। किसका सिद्धांत? थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत। हाँ जी, ये आ गया लाइन पे। थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत अब बिल्कुल पिटाएगा। अब समझ में आ गया दिक्कत कहाँ थी, क्योंकि मार्कर का साइज चेंज हो चुका था। हाँ, अब परफेक्ट है बिल्कुल। थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत। किसका? थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत के बारे में अपने बातें करनी है। चलिए ध्यान से देखिए थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत। चलिए, अब थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आती है। देखो टेक्निकल इतनी जानकारी हमें है नहीं, तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको यहीं सुलझाना पड़ता है। चलती क्लास में यदि नहीं सुलझाएं तो क्लास बंद थोड़ी करें फिर। थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत एक साल लगा के लिखिएगा किसने प्रतिपादन किया इसके बारे में। इससे पहले आप मैं जो लिखवाता हूँ उसके बारे में लिखिए। थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत। चलिए, इसका अन्य नाम क्या कहता? इसको कहते हैं सैंपल सिद्धांत। कैसा सिद्धांत? सैंपल सिद्धांत। सैंपल सिद्धांत, या फिर इसको कहते हैं अंश सिद्धांत, या फिर इसको कहते हैं अंश सिद्धांत। अंश सिद्धांत, या फिर इसको न्याय दर सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको? न्याय दर सिद्धांत। इसके तीन नाम है। क्या क्या? कि थॉमसन का जो सिद्धांत होता है प्रतिदर्श सिद्धांत होता है, इसका क्या नाम है? कि इसको सैंपल सिद्धांत या फिर अंश सिद्धांत या फिर इसको न्याय दर सिद्धांत कहते हैं। थॉमसन का प्रतिदर्श बोल दीजिए, या फिर सैंपल सिद्धांत बोल दीजिए, या फिर आपका न्याय दर सिद्धांत बोल दीजिए। ओके, अब चलते हैं इसके बाद। अब देखिए मैं बताऊं, इतने सिद्धांत जो आपको लिखवाए थे ना, आपको सीधी सीधी मोटा मोटी बात बता दूंगा, या फिर सिद्धांत होने के बाद बताऊँ? सिद्धांत हो जाएंगे ना आपके 15 सिद्धांत हैं, 12 नंबर चल रहा है। अब 13 तो आज से करवा देंगे आपको। 13 के बाद आपका 14 बचेगा आपका बर्ट और वर्मोन का, और फिर आपका स्टर्नबर्ग का सिद्धांत आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंतिम सिद्धांत स्टर्नबर्ग आएगा। फिर उसके बाद अपना बुद्धि टॉपिक का थोड़ा सा बात हो जाएगी, और अगली क्लास में अपनी बुद्धि कंप्लीट। ओके, फिर अपन नया टॉपिक लेंगे, फिर कई दिन प्रैक्टिस छोड़िए, फिर कई दिन नया टॉपिक लेंगे अपन, देखते हैं क्या लेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये टॉपिक लेना है, वो ले लेंगे अपन। थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत की बात करते हैं। देखो ध्यान से, अब जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख लीजिए पहले। इसमें जो लिखवा रहा हूँ वो लिख लीजिए बस, और आपको कुछ नहीं लिखना। देखिए ध्यान से, थॉमसन अन्य नाम से क्या कहें? इस सिद्धांत के अन्य नाम है सैंपल सिद्धांत, अंश सिद्धांत या न्यायदर सिद्धांत। सैंपल या फिर अंश या फिर न्यायदर सिद्धांत। थॉमसन का मानना है, किसका? थॉमसन का मानना है कि व्यक्ति अपने जीवन में, थॉमसन का मानना है कि व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कोई नया कार्य करता है, थॉमसन किसका मानना है? थॉमसन का मानना है कि व्यक्ति जब भी अपने जीवन में कोई नया कार्य करता है या किसी नई समस्या का समाधान करता है, या तो कोई नया कार्य करता है या फिर किसी नई समस्या का सामना करता है, समाधान करता है, तो व्यक्ति अपने मस्तिष्क में, तो व्यक्ति अपने मस्तिष्क में पहले से उपस्थित है, तो व्यक्ति अपने मस्तिष्क में पहले से उपस्थित बुद्धि के सभी तत्वों में, बुद्धि के सभी तत्वों में से थोड़ा थोड़ा अंश या फिर सैंपल, अंश या फिर सैंपल लेता है, और उसी के आधार पर, मैं समझा दूंगा जितना लिखवा रहा हूँ उतना लिखो पहले, और उसी के आधार पर बुद्धि का एक नया प्रतिदर्श, नया तत्व प्रतिदर्श बनाता है। क्या बनाता है? नया तत्व प्रतिदर्श बनाता है, और इस तत्व के आधार पर व्यक्ति नए कार्य को सफलता, नए कार्य में सफलता को प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? नए कार्य में सफलता को प्राप्त कर लेता है। क्या कहा? क्या राम कथा बाची? पहले मैं इसको करता हूँ क्लियर, ताकि आप इसको अच्छे से लिख पाओ। आप लिखते रहिए, हम इसको समझाते हैं ध्यान से। किसकी बात करते हैं? देखिए ध्यान से, कि व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अपने जीवन, मान लो आपके जीवन में कोई भी नई समस्या आई, ठीक है, ऐसी समस्या मान लो आपकी कभी नहीं है लाइफ में, कोई नई समस्या आ गई,
जैसे अब इस टाइम आपके लिए समस्या क्या है, जैसे मान लो रीट की समस्या, कुछ सेकंड पहले दी हुई है कुछ सेकंड पहले नहीं दी हुई, तो क्या करेगा व्यक्ति, नई समस्या आ गई, नई समस्या आ गई तो अपने जो पुराने जो उसकी जो मतलब अपने मस्तिष्क में जो पहले से उपस्थित जो उसकी बुद्धि है ना, उस बुद्धि में पहले से उपस्थित उसके कुछ ना कुछ विचार हैं, उन विचारों को वहाँ से हर एक विचार थोड़ा 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 लेगा। नई समस्या क्या है, समस्या नई है, ठीक है, नई समस्या का समाधान करना है तो उसकी जो बुद्धि में पहले से क्या है, जो पहले से उसके जो विचार हैं उसमें से थोड़ा 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 सब में से अंश लेगा। ओके, अंश लिया, उसके बाद उन सबको मिलाकर के एक नई प्रतिदर्श का नया तत्व क्या बनाएगा, एक नया तत्व बनाएगा। उन सबसे थोड़ा थोड़ा बना लिया। मान लीजिए कि आपके पास 10 गिलासों में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और एक गिलास आपके पास खाली है। खाली गिलास क्या है, खाली गिलास आपका समस्या है, जिस खाली गिलास को आपको भरना है, आपकी क्या है, समस्या है। तो आप क्या करोगे, एक या तो एक काम करोगे, इसको मतलब एक गिलास उठाओ उसमें भर दो, लेकिन ये तो फिर वो खाली हो जाएगा। आपको करना क्या है, ऐसा काम करना है कि पहले वाले भी खाली नहीं हो और नया भी भर जाए, ठीक है। तो आप थोड़ा 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 10 गिलासों में से थोड़ा थोड़ा पानी ले लोगे, थोड़ा थोड़ा ले लोगे तो उनमें भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा और ये गिलास भी अपना भर गया। तो आपने जब उन गिलासों को लेकर के जो मिक्सअप बनाया, उन हर एक गिलास में गिलास नंबर 1 में से लिया, देखो ध्यान से आपने लिख लिया होगा, मैं समझाता हूँ इस बात को। सिंपल यावांशी सिद्धांत क्यों कहते हैं इसको, आपको शायद समझ में तो आ गई मेरी बात, बट फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपका 1, ओके, ये 2, एक मिनट रुकिए, ध्यान से देखिएगा, एक एक बनाते हैं ना। ये आपका नंबर 1, ये आपका नंबर 2, ये आपका नंबर 3, ये आपका नंबर 4, ये आपका नंबर 5, ये आपका नंबर 6 और ये आपका नंबर 7, ये है। इससे आपको ये बनाना है एक, ओके, इससे आपको एक नया बनाना है। ये लीजिए, ये क्या है, ये आपकी न्यू प्रॉब्लम है, क्या है, नई समस्या है। क्या समस्या है, नई समस्या है, ओके। जो आपकी ये कैसी समस्या है, नई समस्या। ये आपकी 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर और ये 7 नंबर, यूँ है। अब आप ये काम करो कि इस नई समस्या का आपको समाधान करना है, इसमें से थोड़ा थोड़ा ऐसा सब में से ले लिया, थोड़ा 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 थोड़ा, और इन सबको मिला करके क्या बनाया, कि एक नया, सबको मिला करके क्या बना दिया, एक नया प्रतिदर्श, इसी को तो नाम दिया है प्रतिदर्श। सबको मिला करके एक नया तत्व बना दिया प्रतिदर्श, और उसके माध्यम से इस समस्या को कर दिया, हल कर दिया। इस समस्या को हल कर दिया तो वो क्या हो गया, वो आपका प्रतिदर्श सिद्धांत हो गया। इसको आप क्या बोलते हैं, सैंपल सिद्धांत बोल दीजिए, या इसको क्या बोलते हैं, अंश सिद्धांत बोल दीजिए, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको न्यायदर सिद्धांत बोल दीजिए। ओके, यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गया। अगर यहाँ तक समझ आएगा तो थम्स अप कर दीजिए, फिर चलते हैं अपन अगले सिद्धांत पर। ओके, अगला अपना आज का अंतिम सिद्धांत, और फिर इस जो सिद्धांतों का थर्ड लास्ट सिद्धांत है। अगला सिद्धांत कौन सा है, आज का अंतिम सिद्धांत है B.S. ब्लूम का। B.S. ब्लूम का आश्चर्यजनक सिद्धांत। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं समझने की जरूरत, डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान समझो। ब्लूम का एडिंग ला लीजिए, B.S. ब्लूम का, किसका, B.S. ब्लूम का आश्चर्यजनक का सिद्धांत, किसका, B.S. ब्लूम का। ओके, ब्लूम का मानना है, किसका मानना है, ब्लूम का मानना है कि बुद्धि जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ब्लूम ने कहते भाई साहब बुद्धि होती ही नहीं है, इसकी तुलना में तात्कालिक समय और परिस्थितियां अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, कि बुद्धि कुछ नहीं होती। ब्लूम ने क्या माना है, लिख लीजिए, पहले पहले लिख लीजिए, हम समझा देंगे इसको। ब्लूम का मानना है कि बुद्धि जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बुद्धि जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इसकी तुलना में तात्कालिक समस्या और परिस्थितियां अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तात्कालिक समस्याएं होती हैं और जो परिस्थितियां होती हैं वो अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि व्यक्ति वही कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है जो कार्य तात्कालिक समय व परिस्थितियां व्यक्ति से करवाना चाहती हैं। कौन से कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है, व्यक्ति वही कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है जो कार्य तात्कालिक समय व परिस्थितियों व्यक्ति से करवाना चाहती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगा, आप लिख लीजिए इसको पहले, आप इसको पहले लिख लीजिए। मैं इतने थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर अपन आज की बात है, आज की क्लास अपने शायद अंतिम पॉइंट है इसका। हाँ जी, इस सिद्धांत को थोड़ा सा मैं इसको आज एक आपको अच्छा सा एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। कंट्रोवर्सी तो होगी उसमें, बट फिर भी आपको समझाएंगे। अप्रोक्सीमेट हमारे पास 5 से 7 मिनट और बचे क्लास के लिए, तो जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। अंतिम सिद्धांत बस जो समझाना बाकी है, क्लास अपनी हो चुकी है, आपका लिखने का काम का एंड हो चुका पूरा।
यानी ब्लूम का किसका मानना है कि बुद्धि एक ऐसी चीज़, कोई चीज़ बुद्धि चीज़ नहीं होती है, बल्कि क्या होता है जो तात्कालिक आपकी जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस आपको काम करवाती हैं। और इस सिद्धांत से क्या हूँ, इस सिद्धांत से मैं सहमत हूँ। कैसे? चलिए आपको भी सहमत करते हैं, क्योंकि हमारा काम है आपको सेटिस्फेक्शन देना, और जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो वो काम बात नहीं करते। ओके, चलिए आपने एक नाम सुना, इन दिनों में केस चर्चा में चल रहा है, किसका नाम है? उस केस का नाम है सुशांत सिंह। सुशांत सिंह राजपूत, कौन नहीं जानते इनको, सब जानते हैं। किसका रोल किया था? माही। माही मीन्स MSD, महेंद्र सिंह धोनी के रोल किया था इन्होंने। चलिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, धोनी का नाम तो अच्छे से लिखता ना, जरूर लिखना है ना, ये लीजिए, या फिर MSD। ध्यान समझिए, महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं। गौर से देखिए, सुशांत सिंह केस की बात क्या थी कि क्या इसमें बुद्धि नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन इसने क्या किया? इसने किया सुसाइड। अभी तक देखो, अभी तक का केस जो है उसने सुसाइड किया इसने। ओके, क्यों किया? परिस्थितियाँ। कैसे किया? परिस्थितियाँ। ध्यान से समझे इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्या थी इसकी? परिस्थितियाँ। और परिस्थिति भी कैसी? तात्कालिक परिस्थिति। इसके साथ आपको मैं एक सीख दे के जाऊँगा इस सिद्धांत के साथ। तात्कालिक परिस्थिति भी कैसी? तात्कालिक परिस्थिति थी। कैसे? मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपको गुस्सा आ रहा है ज़बरदस्त वाला, और इतना भयंकर गुस्सा आ रहा है कि आप उसको, अगर अब आपके सामने कोई आ जाए ना तो आप उसको मार तक सकते हो, इतना ज़बरदस्त गुस्सा आ रहा है। लेकिन अगर आपको कभी भी ये बात ध्यान रखना, लाइफ में कभी भी लाइफ में यदि आप स्ट्रेस में हो, पहली बात स्ट्रेस का इलाज बताऊँ। यदि आप स्ट्रेस में होते हो, ध्यान से समझ ले इस बात को, हालांकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं, बट इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप स्ट्रेस में हो, सिंपल सी बात, स्ट्रेस में जब भी हो, अलग अलग कंडीशन के अलग अलग कंडीशन बताऊँगा। जब भी आप स्ट्रेस में हो, यू शुड नॉट बी अलोन, कभी भी अकेले मत रहना। स्ट्रेस में हो, इतना अपने दिमाग को बना लो काबिल कि जब भी आपको चाहे कितना ही तनाव हो, कभी भी अकेले मत रहना मेरे भाई। अकेले रहे तो अकेले में तनाव और बढ़ेगा, और तनाव में आप वो कदम उठा सकते हो जो कदम आपकी लाइफ को आपसे छीन सकता है। नंबर 1 बात ध्यान समझिएगा, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, बट मैं कह रहा हूँ, जब भी स्ट्रेस में हो, मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे। मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, उसका ऐसा एग्जाम्पल देखा मैंने, वास्तविक रूप से अगर मैं उसको उस टाइम अगर मैं नहीं होता ना, सच में आज वो नहीं होता। ओके, मैं नाम नहीं लूँगा बट बता रहा हूँ एक। तो स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, जब भी स्ट्रेस हो कभी भी अकेले मत रहो, कभी भी अकेले मत रहो। नंबर 1 बात। दूसरी बात, यदि आप गुस्से में हो, यदि आपको किसी इंसान पे गुस्सा आ रहा है, जैसे जी मान लीजिए आपकी लड़ाई होगी, मान लो ये एक्स था, इस एक्स की लड़ाई होगी वाई से, एक्स की लड़ाई किससे होगी? वाई से। इस एक्स को इस वाई पे ज़बरदस्त वाला गुस्सा आ रहा है कि या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा। इसका सबसे सिंपल, आपको जिस पे गुस्सा आ रहा है ना, उसकी नज़रों से या फिर उसको आप दूर भेज दीजिए, आप खुद वहाँ से दूर चले जाइए। जिस पर आपको गुस्सा आ रहा है उसके सामने से आप वहाँ से चले जाइए। ज़्यादा नहीं, आप 20 मिनट के लिए, 1 घंटा के लिए, 25 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, जितने मिनट के लिए आप जा सकते हो, कम से कम 30 मिनट के मैक्सिमम आप उसके सामने चले जाइए। उसके सामने बताइए आप जिस पे आपको आ रहा है, आपको आप पे जिसको आ रहा है, आप उसके सामने, चाहे आप कायर हो, चाहे कायर बन जाना, ऐसे मामले में आप उसके सामने चले जाइए, लाइफ आपकी बच जाएगी। दोनों कंडीशन। और यदि आप कहते हो कि क्या प्रूफ है, तो भाई साहब इसका प्रूफ है प्रैक्टिकल, ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, प्रैक्टिकल अनुभव किए मैंने दोनों। यदि आप स्ट्रेस में हो, आप अकेले मत रहिए, और यदि आप गुस्से में हो तो आप उसके सामने मत जाइए जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, या फिर उसके सामने मत जाइए जो आप पे गुस्सा कर रहा है। 2 बातें। तीसरी बात, आज 3 फैक्ट है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब क्या मैं बताने लग गया। जब बात लाइफ की आती है तो मैं थोड़ा सा इस मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। तीसरी बात, एक होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। ये वर्ड भाई साहब बड़े बड़े रिश्तों की दीवार तक लाता है। जब भी आपसे किसी की बात होती हो, चाहे ना होती हो, उसके प्रति यदि आपके मन में गलत फहमी कोई भी, चाहे छोटी सी भी, आप दूसरे की बात मन मानिए। आप खुद भी देखते हो वो चीज़, कई बार आंखों से देखा हुआ, कानों से सुनी हुई बात भी झूठ साबित हो जाती है।
ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग। और मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। इसका तो मैं कहता हूँ, मैं खुद इसका तो एग्जाम्पल, इसका मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मैं खुद बचा हूँ। और मेरा क्या सिद्धांत है कि यदि किसी से मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मैं डायरेक्ट उसको बोलता हूँ, चाहे उसको गुस्सा आए चाहे कुछ भी आए। आपके सामने किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप सीधा उससे पूछ लीजिए, चाहे मान लो कितना भी गलत शब्द हो, कितना भी सही बात हो, आप सीधा उससे पूछ लीजिए कि भाई साहब ये बात तूने कही या नहीं कही। अगर वो कहता है कि कही, तब समझ लीजिएगा आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग सही थी। वरना अगर हो सकता है उसने नहीं कही, तो आप उससे जानिए कि मैंने ऐसा सुना कि ऐसी बात थी। अगर वो मना करे तो समझ लीजिए आपकी गलतफहमी थी और आपका रिश्ता टूटने से बच जाएगा। ये 3 मूल मंत्र मान लेना मेरे। चाहे अगर आप मेरे को चाहे छोटा भाई मान लो, चाहे अच्छा दोस्त मान लो, चाहे गुरु मान लो, चाहे अध्यापक मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, बट ये 3 बातें मेरी मान लेना। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग मत पालना, चाहे कितने से बड़े से बड़ा रिश्ता है आपको बताना, मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी मत पालना। एक बात, शेर पालो कुत्तों पालो बैल मत पालो। दूसरी बात, एक बात क्या, यदि आप कभी भी स्ट्रेस में हो, अकेले मत रहो। स्ट्रेस में जब भी जाओ अकेले मत रहो, चाहे किसी को भी साथ रखो। तीसरी आपकी, यदि आप गुस्से में हो, ये बात इसी सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, ये बात यदि आप गुस्से में हो तो आप उस इंसान के सामने मत जाओ जिस पर गुस्सा आ रहा है, या फिर उस इंसान को आप पे गुस्सा आ रहा है तो आप उसके सामने मत जाओ, चाहे दुनिया आपको कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी कहे। ये आज की बातें थी। यदि इन 3 बातों से आप मेरी सहमत हो तो यहाँ पर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि हाँ भाई ये 3 बातें अक्सर होती थी और अब आज के बाद इनका ध्यान रखेंगे। और वास्तव में यदि किसी के साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट, खुदा ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो मेरी ये सीख याद रखना कि एक इंसान ऐसा था जिसने ऐसी बातें बताई थी। ओके, आज के सेशन के मिनट ऊपर हो चुके हैं थोड़ी सी। मिलते हैं अगले सेशन में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना, ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इसमें ये बातें मैं हर एक वीडियो के लिए नहीं कहता कि इसको ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इसमें लास्ट की वो बातें हैं। कमेंट करना है। और यदि आपको चैनल पर नए हो तो चैनल आपको सब्सक्राइब करना है और पास रखे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है। मिलते हैं अगले सेशन के लिए अभी थोड़ी देर बाद 9:15 बजे रश्मि मैम की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और कोरोना के इस पैंडेमिक में, और अपना ये टेलीग्राम ग्रुप है, हाँ ये बात मैं कल बताना भूल गया, टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्विज़ चलते हैं, टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह सब चलते हैं वहाँ पे आसानी से। वहाँ पे बड़ी संस्कृति क्लास चलते हैं। थोड़े दिनों में हो सकता है अगले मंडे से आपकी यहाँ यूट्यूब पे संस्कृति क्लास स्टार्ट करा दें, हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी उनका बिल्कुल अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है मैम को, तो हो सकता है उनकी यहाँ शुरू करवा दें। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।